जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज इको रिसाइकलिंग के बारे में बात करेंगे। पिछली काफ़ी वीडियो में मैंने इको रिसाइकलिंग को डिस्कस किया है, लेकिन आज की वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं इस कंपनी का। दोस्तों पिछले 2 दिनों में इस स्टॉक ने 5 to 10% की तेजी दिखाई है। देख सकते हैं आज भी 4.77% की तेजी है, लेकिन अगर आप इसका ईयर का चार्ट देखेंगे तो इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट, ऑलमोस्ट 50% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि जनवरी के आसपास इसका जो हाई था वो 1000 से ऊपर होता था, लेकिन आज की डेट में 487 के प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 50% की गिरावट यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब आगे इसी चीज़ को समझेंगे कि भाई स्टॉक ने 50% की गिरावट तो दिखाई, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। भाई सेक्टर बंद हो गया, कंपनी में प्रॉब्लम आई, या फिर ओनली सेंटिमेंट चेंज हुआ जिसकी वजह से स्टॉक 50% तक गिर गया। लेकिन दोस्तों हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो दोस्तों इको रिसाइकलिंग की बात करें तो इंडियाज़ फर्स्ट एंड वन ऑफ द लीडिंग ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, जो ऑफर करती है एंड टू एंड सॉल्यूशंस ऑफ रिवर्स लॉजिस्टिक, डेटा डिस्ट्रप्शंस की भी सर्विस देते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसेट डिस्पोजिशन की भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, लैंप रिसाइकलिंग, प्रीशियस मेटल रिकवरी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EPR एंड CSR इनिशिएटिव। दोस्तों ये कंपनी केवल एक पर्टिकुलर सेगमेंट में काम नहीं कर रही है, मल्टीपल डाइवर्सिफाई इसका बिजनेस है। और फिलहाल तो जो ये काम करने वाले हैं फ्यूचर में, वो बैटरी रिसाइकलिंग के सेगमेंट पर भी काम करने वाले हैं, जो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट है और बेनिफिट कंपनी को डेफिनेटली लग सकता है। लेकिन उससे पहले इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो कंपनी का बिजनेस 120 कंट्रीज़ में ये ग्लोबली सर्व कर रहे हैं और 1 बिलियन चार्जेस लॉन्च किए हैं इन्होंने 2 अक्टूबर को, और पैन इंडिया इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट भी है। और अगर देखें तो रिसाइकलिंग कैपेसिटी इनकी 31,200 MTPA की है। जीरो डेप्ट कंपनी है। सबसे अच्छी चीज़ है ये कि जीरो डेप्ट कंपनी, और टोटल इनकम अगर आप देखेंगे तो 46 करोड़ की है FY25 में। EBITDA 33 करोड़ का और नेट प्रॉफिट 23 करोड़ का है। मीन्स नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। और ये कंपनी की कंप्लीट जर्नी है, मीन्स माइलस्टोन और इनोवेशन, कैपेसिटी एंड इम्पैक्ट। तो आप देख सकते हैं 2005 में स्टार्ट होने वाली कंपनी ने अपनी जर्नी किस तरीके से 2025 तक कंटिन्यू की है। 2025 में इन्होंने काफ़ी बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है, क्योंकि इन्होंने ऐड की है अपनी कैपेसिटी 6000 MTPA की, वो भी लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग की। ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे नेचर के लिए और ह्यूमंस के लिए, क्योंकि अगर लिथियम आयन बैटरी जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने वाली है, हो भी रही है, तो उसकी रिसाइकलिंग का जो पूरा इकोसिस्टम है वो अगर अभी से तैयार होकर चलेगा तो फ्यूचर में काफ़ी बेनिफिट देगा। लेकिन अगर 2024 में बैक में जाते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने न्यू कैपेसिटी इंस्टॉल की थी 18,000 MTPA की। लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ हमें ये समझना भी जरूरी है कि जो ग्लोबल ई वेस्ट रिसाइकलिंग है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, मीन्स कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में किस तरीके से ग्रोथ कर सकता है। तो वो केवल इंडिया लेवल पर नहीं, आप इंटरनेशनल लेवल पर भी उस बिजनेस को समझेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको, क्योंकि कंपनी का बिजनेस केवल इंडिया से तो है नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपनी काम कर रही है। तो ई वेस्ट का सेगमेंट किस तरीके से फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है ऑन द ग्लोबल बेसिस एंड इंडिया के बेस पर भी। तो अगर आप ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 का डेटा देखेंगे तो उसके बेस पर 62.5 मिलियन टन्स का ई वेस्ट है, जिसमें से 21% ही रिसाइकल होता है, और बाकी बचे हुए का क्या, बाकी बचे हुए का कोई डेटा ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए आप खुद सोच सकते हैं कि रिसाइकलिंग का जो सोल्यूशन है, रिसाइकलिंग सोल्यूशन, ई वेस्ट रिसाइकलिंग सोल्यूशन को वो कितना ज़्यादा स्केलेबल किया जा सकता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी इन्होंने शेयर किया है, जैसे कि एक्सीलरेटेड ई वेस्ट का जनरेशन मीन्स 62.5 मिलियन मैट्रिक टन का ई वेस्ट तो एनुअली जनरेट हो रहा है, उसके साथ में कंटिन्यूसली इंक्रीज भी हो रहा है। लेकिन मार्जिनल इंप्रूवमेंट इन रिसाइकलिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका ई वेस्ट जनरेट तो हो रहा है, लेकिन अगर आप रिसाइकलिंग स्पीड को अपनी इंक्रीज करते हो तो वो काफ़ी कवर हो सकता है। लेकिन अगर देखें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, जो 2020 में 17.4% का ही रिसाइकलिंग होता है। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो 2020 में ओनली 17% की रिसाइकलिंग होती थी, साथ में 2024 में अगर देखेंगे तो वो 21% की पहुंची, और उसके बाद भी 79% का जो ई वेस्ट है वो कुछ भी इम्प्रॉपरली मैनेज हो रहा है। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वो है एक्सीलरेटेड एनवायरमेंटल कंसर्न। तो भाई अगर इतना ई वेस्ट मीन्स 79% जो ई वेस्ट है उसका कोई डेटा ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं तो डंप हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन इंक्रीज हो रहा है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। लेकिन रीजनल रिफॉर्म्स भी किए गए हैं,
देखिए केवल ई वेस्ट केवल एशिया में ही तो नहीं हो रहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। यूरोप में तो यहाँ से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यूरोप में जो है उसके ऊपर कंसर्न किया गया है, उसके लिए पॉलिसीज़ लाई गई, उसके लिए रूल्स लाए गए। जैसे कि जापान और साउथ कोरिया ने इम्प्लीमेंट की अपने यहाँ पर इफेक्टिव एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स EPR स्कीम, जिसकी वजह से लोगों का अगर कोई भी ई वेस्ट होता है उसको सही जगह पर डिकम्पोज कर सकें या फिर उसको रिसाइकलिंग के लिए दे सकें। लेकिन अगर एशिया और अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर अभी भी बहुत बड़ा चैलेंजेस बना हुआ है। अफ्रीका में तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन एशिया में भी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रही हैं चीज़ें, लेकिन उस लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई जो कि यूरोप, जापान और साउथ कोरिया में हो चुके। उम्मीद है फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी और इसका बेनिफिट देखिए ई रिसाइकलिंग कंपनी को भी लगने वाला है और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी बेनिफिट लगने वाला है। लेकिन साथ में काफ़ी चैलेंजेस भी हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरी की बात करें जो फ्यूचर में ये रिसाइकलिंग में जाने ही वाली हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसकी रिसाइकलिंग में बहुत खतरा रहता है। यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि जो लिथियम आयन बैटरी रहती है वो इंक्रीज़ करती हैं फायर हैजार्ड ड्यूरिंग द डिस्पोजल एंड द रिसाइकलिंग प्रोसेस। तो रिसाइकलिंग प्रोसेस में ये चैलेंजेस आते हैं। तो ये तो हो गई थी ग्लोबली बात, जो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों क्या होता है ना, इन्वेस्टर इन चीज़ों को नहीं समझते कि भाई हमको ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि जिस चीज़ में आप पैसा लगा रहे हो ना वो धंधा किस तरीके से फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। भाई अगर आप मार्केट से कोई भी एक चीज़ खरीदते हो ना तो 10 बार उसको पूछते हो, अगर कोई महंगी चीज़ खरीदते हो। यहाँ पर तो आप एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो उसके तो सेगमेंट का भी आपको पूरा पता होना चाहिए, उसके बिजनेस का, उसके प्रमोटर्स का, उसके नंबर्स का, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तभी तो आपको समझ में आएगा कि मैंने पैसा सही जगह लगाया या नहीं लगाया। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि इंडिया का जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग है उसकी किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, रोड मैप क्या हो सकता है। तो इनके हिसाब से यहाँ मार्केट आउटलुक अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्टेड है 110,000 करोड़ मीन्स 12 बिलियन बाई 2030। CAGR देख रहे हो आप, 17% का CAGR है। तो ये नंबर तो बहुत शानदार है। अगर ये मार्केट आउटलुक है, लेकिन कंपनी के पास की चैलेंजेस अगर आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। कंपनी के पास अगर आप की चैलेंजेस देखेंगे तो 90% जो ई वेस्ट हैंडल होता है वो इनफॉर्मल तरीके से होता है, साथ में लैक ऑफ एनफोर्समेंट, उसके साथ में लो कंज्यूमर अवेयरनेस। तो कंज्यूमर अवेयरनेस धीरे धीरे तो इंक्रीज़ हो रही है। आजकल लोग समझते हैं कि जो आपके ई वेस्ट है उसको कहीं भी ऐसे ही ना डालें, उसको सही तरीके से रिसाइकलिंग जगह पर ही वो जाए। इसके लिए कंपनी काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो वे फॉरवर्ड अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथन मिल रहे फॉर्मल रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन्वेस्टमेंट, साथ में पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। ये लोग क्या, गवर्नमेंट भी ये कैंपेन चलाती है कि आप अपने ई वेस्ट को सही जगह पर ही दें। और अगर इसकी ग्रोथ ड्राइवर्स देखेंगे तो राइजिंग ई वेस्ट जनरेशन ड्यू टू कंजप्शन। ये बात तो सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो कंजप्शन रेट है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, चाहे वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हो या फिर गैजेट्स का हो। अगर ये चीज़ें यूज़ होंगी तो ख़राब भी होंगी, ख़राब होंगी तो वेस्ट जनरेट होगा, वेस्ट जनरेट होगा तो कंपनी के लिए तो बिजनेस बनेगा, लेकिन वो फॉर्मल तरीके में होना चाहिए, सही जगह पर चीज़ जाएगी तो ही बिजनेस बन पाएगा। उसके साथ में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये रूल गवर्नमेंट लेकर आ रही है और आगे फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा सब कुछ। और इसके बाद कंपनी ने जो चीज़ डिस्कस की है भाई, ये मुझको तो बहुत पसंद आई, ये शायद आपको भी पसंद आएगी, कि कंपनी ने बताया है कि जो ई वेस्ट होता है ना उससे क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, क्या क्या प्रोडक्ट वो लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीशियस मेटल रिकवरी करते हैं, ये अनलॉकिंग करते हैं सिल्वर, गोल्ड एंड मोर फ्रॉम द ई वेस्ट। दोस्तों ये जो आपके फ़ोन्स होते हैं, जो गैजेट्स होते हैं, ये ऐसे ही काम नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स भी यूज़ किए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और हम वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं चाइना से, अलग कंट्रीज से, ताइवान से। और आगे भी कंपनी ने बताया है कि देयर इज 17 प्रीशियस मेटल्स दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द टेक्नोलॉजी हेल्प। तो अगर आप टेक्नोलॉजिकल तरीके से चीज़ों को निकालेंगे तो आप 17 प्रीशियस मेटल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दीज मेटल बिकेम अवेलेबल फॉर द इंडस्ट्रीज टू यूज़, प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस। जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई दूसरों पे डिपेंडेंस होने से अच्छा है कि आप खुद पे डिपेंडेंट बने, जिससे क्योंकि आप उसको रिसाइकलिंग करके मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको अपने ही यहाँ की इंडस्ट्री के लिए यूज़ करने के लिए। और इसको इन्होंने एक चार्ट के थ्रू भी समझाया है, मॉनेटरी वैल्यू इन द रिकवरी मेटल्स। तो देखेंगे 66
6% तो डायरेक्टली गोल्ड ही मिलता है। पैलेडियम मिलता है यहाँ पर 18%, 9% कॉपर मिलता है, साथ में सिल्वर, टिन, निकेल, मल्टीपल मेटल्स, इनको रेयर अर्थ मिनरल्स प्राप्त होते हैं ई वेस्ट की रिसाइकलिंग से, जो कंपनी के लिए भी हेल्पफुल है, इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने के लिए हेल्पफुल है और सेल्फ डिपेंडेंट होने में भी हेल्प करने वाला है। तो अभी थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर होती हुई दिखी होगी कि भाई इस ई वेस्ट रिसाइकलिंग से कितना बेनिफिट है कंपनी को, हमारी कंट्री को, एनवायरनमेंट को और बाकी अदर चीज़ों को भी। यहाँ पर कंपनी ने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो की भी बात की है, जिसमें इन्होंने बताया है ये लोग डेटा डिस्क्रिप्शन के सेगमेंट में काम करते हैं, आईटी एसेट डिस्पोजिशन में काम करते हैं, लैंप रिसाइकलिंग के सेगमेंट में काम करते हैं और ईपीआर पार्टनरिंग भी कंपनी की है, जिससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है कंपनी को। साथ में कंपनी ने इको बिन फॉर द स्मार्ट कलेक्शन, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी ई वेस्ट होता है तो आपके आसपास में कहीं ना कहीं इनका इको बिन होगा, जहां पर आप इसको कलेक्ट करवा सकते हैं, जिसको कंपनी डायरेक्ट कलेक्ट कर लेगी और अपने यहाँ पर रिसाइकलिंग कर पाएगी। उसके साथ में बुक माई जंक मोबाइल ऐप, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था जो ज़रूरी था हमारे इंडिया के लिए, जिससे अगर आपके यहाँ पर कोई भी ई वेस्ट होता है तो उसको आप इनकी ऐप पर जाकर बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमारे पास इतना ई वेस्ट है, जिसकी वैल्यूएशन भी आपको मिलेगी और साथ में कंपनी को भी बेनिफिट होगा। और साथ में इनके पास CSR एनेबलिंग भी है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग का तो कम्प्लीटली सेगमेंट है और रिसाइकलिंग ऑन व्हील्स भी ये करते हैं। और रिवर्स लॉजिस्टिक, तो कंपनी का जो पूरा का पूरा बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। साथ में कंपनी जो लिथियम आयन की बैटरी के सेगमेंट में काम करने वाली है, उसकी रिसाइकलिंग के सेगमेंट में काम करने वाली है। वो नंबर अभी तो एकदम से नहीं दिखेंगे, अब कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2025 में कंपनी ने 14 करोड़ की सेल्स की थी। ये मैं आपसे क्वार्टरली नंबर डिस्कस कर रहा हूँ। और कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7.19 का जनरेट किया था और ओपीएम अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% का ओपीएम पर कंपनी काम कर रही है, जिसमें नेट प्रॉफिट कंपनी ने 5.60 करोड़ का जनरेट किया था। तो ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है क्वार्टर टू क्वार्टर के बेसिस पर। और अगर आप इसी चीज़ को ईयर टू ईयर के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। सेल्स यहाँ पर कंटिन्यू इंक्रीज होती हुई देखी। मार्च 2025 में 44 करोड़ की सेल्स थी और यहाँ पर ओपीएम 71% का देखने को मिला। इनिशियल फेज में कंपनी के पास ओपीएम ज़्यादा नहीं थे क्योंकि बिजनेस सेगमेंट भी इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ था, लेकिन आज के डेट में टेक्नोलॉजी अच्छी है इनके पास और जो पहले कलेक्शन तो बिल्कुल था ही नहीं, इस चीज़ को कोई मानता ही नहीं था कि ई वेस्ट का भी रिसाइकलिंग हो सकता है। लेकिन आज की डेट में कंपनी के पास सिस्टमेटिक कलेक्शन वे है, उसके साथ में सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीटली मेथडली बेस्ड काफ़ी अच्छी मशीनें हैं कंपनी के पास, जिससे उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो कंपनी के ओपीएम भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। 71% का ओपीएम देखने को मिला। लास्ट टाइम 60 के आसपास का ओपीएम होता था मार्च 2024 में। उसके साथ में नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। मार्च 2025 में यही नेट प्रॉफिट 23 करोड़ का देखने को मिला है। ऑल टाइम हाई पर है मार्च 2025 का नेट प्रॉफिट। और लास्ट में डिस्कस करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर के पास यहाँ पर 73.35% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 0.91% की होल्डिंग है, डीआईज के पास 0.13% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 25% की होल्डिंग है। होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, आप लॉन्ग टर्म में भी देख सकते हैं होल्डिंग में कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एनालिसिस इको रिसाइकलिंग का। आपके पास ये कंपनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, किस प्राइस पर है वो भी बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भाई दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।